कल हम लोग पढ़ लिए थे बाबू एमिनो अम्ल के बारे में। आज पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। आज प्रोटीन के बारे में जितना डिस्क्रिप्शन होगा सब बता देंगे, ठीक है। प्रोटीन प्रोटीन भी पढ़ेंगे और विटामिन भी आज ही पढ़ा देंगे। प्रोटीन को ही पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। मतलब प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड होता है। प्रोटीन होता क्या है? तो एक बहुलक है। किसका बहुलक है? तो अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक है जो बहुत अधिक पेप्टाइड आबंधों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसे पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। अब आपके लिए एक प्रॉब्लम है पेप्टाइड आबंध, तो ये अगले टॉपिक पर अभी थोड़ी देर में दिखेगा। तो देखो प्रोटीन ओरिजिनल में क्या है? तो बहुलक है। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक है जो बहुत अधिक पेप्टाइड आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसे पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर? अब देखो इसका अणु द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि ये बहुलक है। बहुलक का अणु द्रव्यमान पिछला ही चैप्टर में आप पढ़े हैं कि बहुत अधिक होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोटीन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, प्रोटीन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो देखिए जब प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होता है, और जब पुनः पॉलीपेप्टाइड का जल अपघटन करते हैं तो एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। बात समझ में आया? सिंपल सा चीज देखिए बाबू, जब प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होता है, और जब पॉलीपेप्टाइड का जल अपघटन करते हैं तो एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। अभी पीछे पढ़े हो, देखो प्रोटीन टूटकर एमिनो अम्ल पर आया है, इसका मतलब एमिनो अम्ल से क्या बनेगा? प्रोटीन। तो पीछे ही नहीं पढ़े हो, अल्फा एमिनो अम्ल का क्या है? प्रोटीन बहुलक है। तो देखो जब प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होता है, पॉलीपेप्टाइड का जल अपघटन करते हैं तो एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले आया था पेप्टाइड आबंध। अब देखो ये क्या होता है, अनेक एमिनो अम्ल एमाइड आबंधों, एमाइड CONH, अनेक एमिनो अम्ल एमाइड आबंधों द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अनेक एमिनो अम्ल एमाइड आबंधों द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसे पेप्टाइड आबंध कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अनेक एमिनो अम्ल आपस में जुड़ अनेक एमिनो अम्ल एमाइड आबंधों द्वारा आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसी एमाइड आबंध को पेप्टाइड आबंध कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन दो प्रकार का होता है, रेशेदार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन किसे कहते हैं? तो वह प्रोटीन जो जल में अविलय होता है, मतलब जल में घुलता नहीं है लेकिन अम्ल और क्षार में विलय, मतलब जल अम्ल और क्षार में घुल जाता है। वह प्रोटीन जो जल में घुलता नहीं है लेकिन अम्ल और क्षार में घुल जाता है, उसे रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। यह मजबूत होता है, इसका संरचना रेशेदार होता है, इसमें आणविक हाइड्रोजन आबंध होता है। मायोसिन और केराटिन ये दोनों रेशेदार प्रोटीन है। मायोसिन पाया जाता है मांसपेशियों में, मांसपेशियों में मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाता है, और केराटिन बाल, नाखून, ऊन और रेशम में पाया जाता है। बात समझ में आया? केराटिन एक प्रोटीन है। देखो जिम करने वाले लोग केराटिन खाते हैं। केराटिन का छोटा डिब्बा आता है 4000-5000 का, बहुत महंगा मिलता है। केराटिन लोग खाता है, वो बहुत बढ़िया प्रोटीन है। हालांकि अलग से प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, लेकिन लोग खाता है कि बॉडी में कट आए। देखते हो ना बॉडी में जितना कट आता है वो सब केराटिन प्रोटीन के कारण आता है, जिसका डिब्बा भी मिलता है बहुत महंगा। तो देखो वह प्रोटीन जो जल में घुलता नहीं है लेकिन अम्ल और क्षार में घुल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? रेशेदार प्रोटीन। यह मजबूत होता है, इसका संरचना रेशेदार होता है, यह आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाता है। ठीक है, मायोसिन और केराटिन ये दोनों रेशेदार प्रोटीन है। मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाता है, केराटिन बाल, नाखून, ऊन और रेशम में पाया जाता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई परेशानी? दूसरा गोलिकाकार प्रोटीन। ठीक है, गोलिकाकार प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। वह प्रोटीन जो जल, अम्ल, क्षार और लवण, वह प्रोटीन जो जल, अम्ल, क्षार और लवण में विलय होता है, वह प्रोटीन जो जल, अम्ल, क्षार और लवण में विलय होता है, उसे गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। इसका संरचना गोला जैसा होता है। कैसा होता है? गोला जैसा। तो देखो बाबू, वह प्रोटीन जो जल, अम्ल, क्षार और लवण में विलय होता है, उसे गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। इसका संरचना गोला जैसा होता है।
एल्बुमिन, हेमोग्लोबिन, कैसीन, इंसुलिन, एंजाइम, हार्मोन, ये सारे के सारे प्रोटीन है। लेकिन कौन सा प्रोटीन? गोलिकाकार प्रोटीन। एल्बुमिन अंडा में पाया जाता है, हेमोग्लोबिन खून में पाया जाता है। देखते हो किसी किसी का हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो चक्कर आने लगता है। पुरुषों का हेमोग्लोबिन लगभग 14 होना चाहिए, महिलाओं का 12-11 तक चलेगा। लेकिन जिसका हेमोग्लोबिन कम हो गया चक्कर खा गिर जाता है। महिला लोग को देखना घर में हमेशा चक्कर आते रहता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के रक्त का हेमोग्लोबिन का मात्रा क्या रहता है? कम रहता है। एल्बुमिन, हेमोग्लोबिन, कैसीन, इंसुलिन, एंजाइम, हार्मोन, ये सारे के सारे प्रोटीन गोलिकाकार प्रोटीन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण, जब प्रोटीन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, जब प्रोटीन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है तो दुर्बल हाइड्रोजन आबंध टूट जाता है, जिसके कारण प्रोटीन अपना जैविक सक्रियता मतलब अपना जो गुण है उसे वो खो देता है। इसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान से। जब प्रोटीन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है तो दुर्बल हाइड्रोजन आबंध टूट जाता है, जिसके कारण प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। इसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे अंडे का जमना, अंडा जमता है उबालने पर, किसके कारण? प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण। दूध से दही जमता है, दही का जमना किसके कारण? प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण। प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण गोलिकाकार प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन में बदल जाता है। प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो गोलिकाकार प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन में बदल जाता है। प्रोटीन का नाम बर्जीलियस ने दिया था, हालांकि ये पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रोटीन का संरचना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे हार्ड क्वेश्चन है आज का, ध्यान से। ये जब भी आएगा एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। प्रोटीन का संरचना 4 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। प्राथमिक, प्राथमिक प्राथमिक संरचना, इसमें पॉलीपेप्टाइड आबंध में भाग लेने वाले एमिनो अम्ल का संरचना रेखीय होता है। प्राथमिक संरचना उसे बोलेंगे जिसके पॉलीपेप्टाइड आबंध में भाग लेने वाले एमिनो अम्ल का संरचना रेखीय मतलब सीधा होगा। सीधा कैसे होगा? देखो ऐसे, ये है प्राथमिक संरचना प्रोटीन का, देखो एकदम सीधा है। इसमें पॉलीपेप्टाइड में भाग लेने वाले जितने भी अमीनो अम्ल है उसका संरचना रेखीय होता है। कोई दिक्कत? देखो इधर, इसमें पॉलीपेप्टाइड आबंध में भाग लेने वाले अमीनो अम्ल का संरचना रेखीय होता है, सीधा होता है। द्वितीयक संरचना, कौन संरचना बाबू? द्वितीयक संरचना, देखिए द्वितीयक संरचना, प्रोटीन का द्वितीयक संरचना हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। प्रोटीन का द्वितीयक संरचना किसके कारण होता है? हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। और ये 2 प्रकार का होता है द्वितीयक संरचना, अल्फा हेलिक्स संरचना, बीटा प्लेटेड शीट। देखो तो थोड़ा, अल्फा हेलिक्स संरचना, इसमें हाइड्रोजन आबंध के कारण रिंग संरचना कुंडलित हो जाता है। मतलब इसमें हाइड्रोजन आबंध के कारण रिंग मतलब गोल संरचना में के रूप में कुंडली बना लेता है। हाइड्रोजन आबंध प्रथम कुंडल के COO और द्वितीय कुंडल के NH समूह के बीच होता है। एग्जाम्पल, ऊन और बाल प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स संरचना होता है। फिर से एक बार देखिए, इसमें हाइड्रोजन आबंध के कारण रिंग संरचना कुंडलित हो जाता है, मतलब कुंडली की तरह बना लेता है हाइड्रोजन आबंध के कारण। हाइड्रोजन आबंध प्रथम कुंडल के CO और द्वितीय कुंडल के NH समूह के बीच होता है। ऊन और बाल प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स संरचना पाया जाता है। बीटा प्लेटेड शीट, इसमें 2 पड़ोसी श्रृंखलाएं हाइड्रोजन आबंध के कारण, इसमें 2 पड़ोसी श्रृंखलाएं हाइड्रोजन आबंध के कारण जुड़ती हैं, जिसके कारण प्लेटेड चपटी शीट प्राप्त होती है। बात समझ में आया? इसमें 2 पड़ोसी श्रृंखलाएं हाइड्रोजन आबंध के कारण जुड़ती है, जिसके कारण प्लेटेड चपटी शीट प्राप्त होती है। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं बाबू। तृतीयक संरचना, यह पॉलीपेप्टाइड के पूरे रिंग को दिखाता है। यह पॉलीपेप्टाइड के पूरे रिंग को दिखाता है। इसमें 2 आकृतियां रेशेदार और गोलिकाकार होती हैं, जो दुर्बल हाइड्रोजन आबंध, वंडरवाल आबंध या डाइसल्फाइड आबंध द्वारा जुड़कर अस्थायी हो जाती है। इसमें यह पॉलीपेप्टाइड के पूरे रिंग को दिखाता है।
इसमें दो आकृतियां रेशेदार और गोलिकाकार दुर्बल हाइड्रोजन आबंध वंडरवाल आबंध या डाइसल्फाइड आबंध द्वारा जुड़कर अस्थायी हो जाती है। चतुष्क संरचना बहुत अधिक तृतीयक संरचना वाले प्रोटीन के मिलने से बहुत अधिक तृतीयक संरचना वाले प्रोटीन के मिलने से चतुष्क संरचना का निर्माण होता है। जैसे हेमोग्लोबिन में चतुष्क संरचना होता है। ये देखिए, ये है प्राथमिक संरचना, ये जो कुंडली बनाया है ये है द्वितीयक संरचना, ये पूरा कुंडली बनाया है तो ये है तृतीयक संरचना, और ये है चतुष्क। ये तृतीयक देखो, इसमें है बहुत सारा तृतीयक, बहुत सारा ऐसा तृतीयक मिलकर क्या बनाता है चतुष्क। तो पहला का पहचान है एकदम रेखीय सीधा, दूसरा का कि मतलब हाइड्रोजन आबंध के कारण कुंडली बना लेगा, तीसरा तृतीयक संरचना पूरे कुंडली को दिखाता है, पॉलीपेप्टाइड के पूरे श्रृंखला को कुंडली को दिखाता है, और चतुष्क तृतीयक को बहुत बार मिलाने से क्या बनता है चतुष्क बनता है। बात समझ में आया? क्लियर है? कोई परेशानी? तो बाबू प्रोटीन का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन क्या है? वह कार्बनिक यौगिक जो हमारे शरीर का रखरखाव करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। सही है? क्लियर है एकदम? वह कार्बनिक यौगिक जो हमारे शरीर का रखरखाव करता है और हमें होने वाली बीमारियों से बचाता है, उसे क्या कहते हैं? विटामिन। विटामिन 6 होते हैं, ए बी सी डी ई के, लेकिन बी बहुत तरह का होता है, B1 B2 B3 B6 B12 और भी बहुत सारा का होता है। देखो विटामिन का वर्गीकरण टॉपिक है। विटामिन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? विटामिन दो प्रकार का होता है। पहला वसा विलेय विटामिन, वह विटामिन जो वसा और तेल में विलेय होता है लेकिन जल में अविलेय होता है। वह विटामिन जो वसा और तेल में घुल जाता है लेकिन जल में घुलता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? वसा विलेय विटामिन। यह लीवर और एडिपोज में संचित होता है। वसा विलेय विटामिन लीवर और एडिपोज में इकट्ठा होता है लेकिन जल द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है, मतलब जल द्वारा बाहर नहीं निकलता है। क्लियर है? इसमें कौन कौन विटामिन आ जाएंगे? ए डी ई के, चार को तो इसी में आ गया, बचा बी और सी। तो देखो वह विटामिन जो जल में घुलनशील होता है और मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाता है उसे जल विलेय विटामिन कहते हैं। यह शरीर में संचित नहीं होता है। कौन कौन? विटामिन बी और सी। बी तो बहुत तरह का है लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, B12 संचित हो सकता है। देखो कह रहा है कि जल विलेय विटामिन जल में घुल जाता है और मूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है, शरीर में संचित नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है B12 जो शरीर में संचित हो सकता है। विटामिन सी शरीर में संचित नहीं होता है, क्यों? क्वेश्चन ने पूछ दिया विटामिन सी शरीर में संचित नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये जल में क्या होता है? विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है और मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाता है, इसलिए विटामिन सी जल में घुलनशील या शरीर में संचित नहीं होता है। तो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है जिसके कारण यह मूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है, इसलिए यह विटामिन शरीर में संचित नहीं होता है। एक बार और देख लीजिए थोड़ा। वह विटामिन जो वसा और तेल में घुलनशील होते हैं लेकिन जल में घुलनशील नहीं होते हैं, या लीवर और एडिपोज में संचित होता है लेकिन जल द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? वसा विलेय विटामिन, ए डी ई के। जल विलेय विटामिन वह विटामिन जो जल में घुलनशील होता है लेकिन मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाता है और शरीर में संचित नहीं होता है, उसे जल विलेय विटामिन कहते हैं, जैसे विटामिन बी और सी। तो क्वेश्चन है विटामिन सी शरीर में संचित नहीं होता है, क्यों? क्योंकि विटामिन सी शरीर में घुल जाता है और मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाता है, इसलिए विटामिन सी शरीर में संचित नहीं होता है। क्लियर है? आज के लिए बापू यही क्लास ओवर होता है। बाय बाय।